का किया दावा, मिलिटेंटों की निशानदेही होना बाकी। एडीजीपी विजय कुमार ने सुबह ही लश्कर कमांडर लतीफ रातर के ट्रैप होने का किया था इंकिशाफ। सभी 3 मिलिटेंटों की हलाकत को पुलिस ने सबसे बड़ी कामयाबी दिया करार। जम्मू व कश्मीर में इस साल असेंबली इंतखाबात के इनेकाद के इम्कानात तकरीबन खत्म। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू कश्मीर ने स्पेशल वोटर रिवीजन की मियाद में तौसी का किया ऐलान। 31 अक्टूबर के बजाय 25 नवंबर को फाइनल पब्लिकेशन हुआ तय। और बिहार में एनडीए छोड़कर महागठबंधन की सरकार पर महबूबा मुफ्ती ने किया ट्वीट, कहा नीतीश और तेजस्वी का इत्तेहाद महज हुकूमत की तश्कील नहीं बल्कि सेक्युलर और जमहूरी ताकतों का हकीकी आगाज है। कांग्रेस ने भी मौजूदा सरकार के खिलाफ किए मुजाहरे, कहा कांग्रेस ने मुल्क को आज़ादी और तिरंगा दिया, मौजूदा हुकूमत ने अवाम का जीना महाल कर दिया। नाज़रीन आदाब, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ एट 6 में आप सभी का खैर मकदम है। आपका मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी बराह रास्त श्रीनगर के स्टूडियो से इस वक्त हाजिर है, खिदमत में है। और इस वक्त की खबरों में सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर बडगाम के वतरिहाल इलाके से, जहां आज अलग सुबह तकरीबन 3 बजे के करीब एनकाउंटर शुरू हुआ था और अभी अभी ये एनकाउंटर तकरीबन इख्तिताम पसीर हुआ चाहता है। और पुलिस का दावा है कि इस एनकाउंटर के दौरान लश्कर तैयबा से वाबस्ता 3 मिलिटेंटों को जामबंद किया गया है। बड़ी खबर बडगाम से आ रही है और वतरिहाल बडगाम से ये खबर, जिसके हवाले से पुलिस ने ट्वीट किया और इस ट्वीट में पुलिस ने कहा कि यहां पर जो 3 मिलिटेंट्स जिनका ताल्लुक लश्कर तैयबा से हैं और उनकी बॉडीज को रिट्रीव किया जा रहा है और पुलिस का मानना है कि उनकी आइडेंटिफिकेशन यानी उनकी शनाख्त होना अभी बाकी है। लेकिन इतना जरूर है कि यहां जो मिलिटेंट मारे गए हैं उनके कब्जे से हथियार भी बरामद किया जा चुका है। ये बडगाम के वतरिहाल इलाके से, जहां अलग सुबह से ही आज तकरीबन जो है 3:30 या 3 बजे के करीब यहां पर ये एनकाउंटर शुरू हुआ था और इसमें अभी तक 3 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं। और जैसा कि इससे पहले ही एडीजीपी ने यानी विजय कुमार ने इंकिशाफ किया था कि इस इलाके के अंदर जो लश्कर तैयबा का एक कमांडर लतीफ रातर वो भी यहाँ पर ट्रैप है। तो इस तरह से क्या उसकी हलाकत हुई है, ये जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ बडगाम से हमारे नुमाइंदे अशरफ डार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अशरफ, पुलिस ने ट्वीट किया और दावा किया कि 3 मिलिटेंट को मारा जा चुका है, क्या कुछ इतलात है? क्योंकि सुबह सुबह ही एडीजीपी की जानिब से ये भी ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि यहाँ पर लतीफ रातर जो कि काफी मिलिटेंट एक्टिविटीज में पुलिस का मानना है कि शामिल था, कई हिलाकतों के अंदर भी उसका नाम आ रहा है और माना जा रहा था कि वो यहाँ पर ट्रैप है। तो क्या समझा जा सकता है कि वो भी जाम बैक हो गए हैं? देखिए हिलाल, जहां तक हम इस इनकाउंटर की बात करें तो लगातार करीबन 3-3:30 बजे इनकाउंटर शुरू हुआ। अभी अभी जो है इनकाउंटर खत्म हो चुका है और जिसमें एडीजीपी ने भी कंफर्म किया कि 3 मिलिटेंटों की जो है 3 मिलिटेंटों को जो है मार दिया गया है। आपको जहां तक इनकी आइडेंटिफिकेशन की हम बात करते हैं तो तीनों जो है वो लोकल है। एक का नाम साकिब और मुजफ्फर और तीसरा जो है हिलाल रतत, जो कि सबसे टॉप कमांडर माना जा रहा था। हिलाल लतीफ रतत के नाम से जो लतीफ रतत जो कि टॉप कमांडर माना जा रहा था। तो सुबह ही जब एडीजीपी ने कहा था कि लतीफ रतत जो कि ट्रैप हो चुका है, अभी अभी जो है पुलिस की तरफ से भी इस बात की पुष्टि की गई कि तीनों जो है वो लोकल है, 2 श्रीनगर खनमो से ताल्लुक रखते हैं और एक बडगाम का जो है लतीफ रतत। तीनों की जो है डेड बॉडी वो रिकवर हो चुकी है। अभी जो है इनकाउंटर साइट पे जो है सर्च चल रहा है ताकि जो वहां पर कुछ गोला बारूद तो नहीं है, तब क्योंकि जैसे इनकाउंटर खत्म हो जाता है उसके बाद लोगों की बड़ी तादाद जो है वो इनकाउंटर साइट पे जाती है। तो मगर फिलहाल इस वक्त वहां पर पुलिस सर्च कर रहा है और सर्च करें कुछ यहाँ पे जो टॉप अफसर से जो डीआईजी सेंटर कश्मीर वो अभी अभी जो है इनकाउंटर साइट से निकले, क्योंकि जैसे ही सुबह इनकाउंटर शुरू हुआ उसके बाद हमने देखा जो टॉप अफसर से वो खुद इस इनकाउंटर की निगरानी कर रहे थे। तो अब जो यहाँ से है आहिस्ता आहिस्ता जो टॉप अफसर है वो यहाँ से इनकाउंटर साइट से अभी भी जा रहे हैं। तो सुबह से ही ये झड़प यहाँ पर जारी थी और क्या
ये किसी जंगल वाले इलाके में थे या कोई रिहायशी इलाका था, किस तरह का इलाका था? कहीं इसमें कोई मकान भी इस जद में तो नहीं आया, मकानों को इस हवाले से नुकसान तो नहीं हुआ? देखिए हिलाल, जहां तक इस इनकाउंटर की बात आप कर रहे हैं, मैं आपको वो जगह जरा दिखाना चाहिए। वो है वो सामने वाला एरिया, आपको शायद दिखाई दे रहा होगा। इधर थोड़ा पेड़ लगे हुए हैं जो अखरोट के दरख्त है। इसके साथ ही में जो वो घर है जहां पर मिलिटेंट छुपे हुए थे, एक स्टोरी वाला ये बिल्डिंग था जिसमें मिलिटेंटों ने पनाह ली थी। तो यही वो जगह है जहां पर इनकाउंटर आज दिन भर चला और अभी अभी जो है इनकाउंटर खत्म हो चुका है। उस मकान की जब हम बात करें तो कई आईडीज उसमें लगाए गए थे। तो बिला आखिर जब एक आईडी लगाया गया, उसके बाद पुलिस की तरफ से ट्वीट आया कि 2 मिलिटेंट हलाक हुए। उसके बाद कुछ देर के बाद और एक आईडी लगा दिया गया, जिसके बाद ये कहा गया कि तीनों मिलिटेंट की जो है हलाकत हो चुकी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ पूरी जानकारी देने के लिए। अशरफ जो कि जिला बड़गाम से हमारे नुमाइंदे हैं, उनका मानना है कि पुलिस ने अब इस बात की भी तस्दीक की है कि जो मिलिटेंट यहाँ पर मौजूद थे उनके नाम भी, जैसा कि उन्होंने कहा कि साकिब है और उसके साथ साथ लतीफ रातिर जो कि एक कमांडर है, जिस पर हालिया दिनों में राहुल भट्ट और अमरीन भट्ट को जाम बहक करने में उनका भी हाथ बताया जा रहा है पुलिस के मुताबिक। और इस तरह से माना जा रहा है कि लतीफ रातिर को भी जाम बहक किया गया है। और उसके साथ साथ 2 लोग जो मजीद 2 मिलिटेंट थे, उनका ताल्लुक खनमू से बताया जा रहा है। अशरफ बडगाम से हमें डिटेल्स फराहम कर रहे थे। जम्मू कश्मीर के अंदर पुलिस का, हुकूमत का, मरकजी हुकूमत का यह दावा है कि आए रोज हालात में बेहतरी आ रही है। यहां तक कि सरकार यह भी कहती है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो तमीर और तरक्की का ग्राफ वो बढ़ रहा है, सयाहों का जो रुख है वो जम्मू कश्मीर की तरफ कर रहा है। और सरकार ये मानते चली है कि यही वो मापदंड है जिससे पता चल सकता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन अभी तक भी अगरचे सरकार ये दावे करती रहती है कि सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन उसके बावजूद साल 2018 के बाद, जब साल 2018 में यहाँ पॉपुलर गवर्नमेंट यहाँ पर गिरी, तो उसके बाद अभी तक यहाँ 5 साल हुए हैं और 4 साल हुए हैं, लेकिन अभी तक भी इलेक्शन का इनेकाद नहीं हो रहा है। लेकिन अब माना जा रहा था और ये राय जो है ये बनाई जा रही थी कि शायद नवंबर के महीने में जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शंस हो सकते हैं, क्योंकि जो स्पेशल समरी रिवीजन है वोटर लिस्ट का, उस हवाले से इलेक्शन कमीशन की जानिब से 31 जो अक्टूबर है उसकी डेट तय की गई थी। और उसके बाद अंदाजा लगाया जा रहा था कि नवंबर के महीने में फिर नोटिफिकेशन निकल सकती है और नवंबर के वस्त से ही इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हो सकता है। लेकिन अब चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू कश्मीर की जानिब से एक ऑर्डर जारी किया गया है, जिसमें इस जो तौसी है, जो मियाद है स्पेशल समरी रिवीजन का, उसमें जो है मियाद बढ़ा दिया गया है और तकरीबन 25 दिन की तौसी की गई है। जो लिस्ट 31 अक्टूबर को मुकम्मल होने वाली थी, अब उसकी मियाद 25 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। और इस तरह से माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर इस ऑर्डर के बाद मुमकिनात जो इलेक्शन मुनाकिद कराने का था, जो इम्कानात थे, वो कहीं ना कहीं खत्म हो गई है। लेकिन क्या वाकई खत्म हो गई है या कुछ और भी चांसेस है कि इस साल हो सकते हैं? हालांकि अगले साल हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे वो बात की बात है, लेकिन इस साल जो इम्कानात जताए जा रहे थे, माना जा रहा है कि वो खत्म हो गए हैं। सनम एजाज हमारे सीनियर एडिटर हमारे साथ मौजूद है, उनसे ही जाने की कोशिश करेंगे। सनम, ये जो ऑर्डर आया है जिसमें लगभग 25 दिन का जो मियाद है वो बढ़ा दिया गया है और उससे जो इम्कानात जताए जा रहे थे कि शायद इस साल इलेक्शन हो सकते हैं, और उन इम्कानात पर कहीं ना कहीं जो है पानी फिर गया है और ऐसा लग रहा है कि इस साल इलेक्शन नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उसके बाद नवंबर के बाद के जो महीने हैं वो कश्मीर के अंदर बड़े हार्श विंटर के रहते हैं और जिसमें इलेक्शन कराना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या समझते हैं आप? मुख्तलिफ मुबस्सिरीन के साथ आपकी भी बात हुई है, तो क्या इससे इस ऑर्डर को समझा जा सकता है कि अब इससे इलेक्शन कहीं ना कहीं डेफर्ड हो जाएंगे? देखिए हिलाल, हम सबसे पहले हमें ये समझना और देखना पड़ेगा कि क्या ये इंतखाबात जो होंगे इसके लिए जो हम बता रहे हैं कि एक तरह से बताया जाता है कि इस साल के आखिर में हो जाएंगे, कौन बता रहा था? बताया किसी नहीं था, बल्कि अवाम को एक मजबूरी थी और अवाम की तरफ से ही एक तरह से हम कहें तो स्टोरीज जो थी वो मार्केट में आ रही थी। लोग अंदाजे लगा रहे थे कि लोगों को ये परेशानियां हैं, लोगों की ये परेशानियां हैं, तो उन परेशानी को देखते हुए सरकार वो समझ रहे थे लोग शायद सरकार मदावा करेगी, आज नहीं तो कल इंतखाबात करेगी, कभी जुलाई की तारीख दी, कभी नवंबर की, कभी डिलिमिटेशन की रिपोर्ट के बाद। लेकिन इंतखाबात दिल्ली
ने कराने, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने कराने, तो उसके लिए उसको सभी मामला समझने होंगे। क्योंकि कश्मीर के इंतखाबात, एक तो यहाँ के जो सिचुएशनल इंतखाबात हैं, जो हमारी ग्राउंड सिचुएशन है वो पहले है, उसके साथ साथ 5 अगस्त 2019 के बाद ये पॉलिटिकल इंतखाबात हैं। जम्मू कश्मीर के इंतखाबात सियासी जमातों के लिए भी एक यो कह सकते हैं, किसी के लिए सिम कातिल साबित हो सकता है और किसी के लिए ये तख्त का तख्ता भी बन सकता है। तो जम्मू कश्मीर के जब इंतखाबात करने हैं तो उसके लिए सभी को अच्छी तरह से सोच विचार करना है, फायदा हमें क्या होगा, किसको क्या फायदा होगा, किसको क्या नुकसान होगा, ये सब कुछ होगा। और इसमें इलेक्शन कमीशन ने अब तक जो तारीखें दी हैं, डिलिमिटेशन से बाद की, अब अक्टूबर की तारीख और अक्टूबर से बाद अब SRV की जो नई तारीख लगी है वो 25 नवंबर की है। तो ये साफ जाहिर है 25 नवंबर के बाद जम्मू कश्मीर में इंतखाबी न माहौल रहेगा न मौसम रहेगा। माहौल की अगर बात करें तो बिल्कुल एक साइलेंट सा सिचुएशन आ जाती है कश्मीर में, मौसम खराब हो जाता है, पॉलिटिकल पार्टीज बाहर नहीं निकल सकती हैं, गैदरिंग्स नहीं की जा सकती हैं, मीटिंगें जल्द से जुलूस नहीं किए जा सकते हैं, तो साफ जाहिर। और उसके बाद अगर हम कहें नवंबर में तारीख लगती है और तारीख के बाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन आता भी है, तो इलेक्शन कमीशन उसमें भी 1 महीना खाएगा। पहले वो जम्मू कश्मीर आएगा, यहाँ के लोगों से ओपिनियन लेगा, यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज दिल्ली से आएंगी, तो ये सारी चीजें ये लंबा खींचेगा, ये जाते जाते दिसंबर तक जाएगा और दिसंबर के बाद साफ जाहिर है। और फिर अगर हम कहें अगले साल के इंतखाबात, तो नजर अगले साल में ही पड़ती है, लेकिन अगले साल भी इंतखाबात के हवाले से अभी कुछ कहना जरा नामुमकिन ही नहीं तो मुश्किल जरूर हो सकता है। चले, मुश्किल ज़रूर हो सकता है। सनम एजाज हमें इस हवाले से अपना जो तबसरा है, अपनी राय भी दे रहे थे और उसके साथ साथ जो मुफस्सल इतलात है वो हमारे साथ शेयर करे थे। फिलहाल सनम आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वक्त News@6 में जुड़ने के लिए। तो इस तरह से जो इम्कानात जताए जा रहे थे कुछ हल्कों की जानब से, लेकिन सनम का मानना है कि ऐसे खबर ही नहीं थी, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कुछ पब्लिक के अंदर इस तरह का नैरेटिव कहीं ना कहीं जन्म ले रहा था, लेकिन उस नैरेटिव का कहीं जड़ नहीं थे, ये सनम का मानना है। लेकिन जो खबरें आ रही थी, एक सेक्शन जो पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर या पब्लिक के अंदर या मीडिया के अंदर था, जो ये तस्वुर कर रहे थे कि शायद इस साल इलेक्शन हो सकते हैं, तो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के आज के इस ऑर्डर से, जिसमें उन्होंने सिर्फ 25 दिनों का इजाफा किया है, तौसी किया है, उससे कहीं ना कहीं उन ख्यालात को, उन इम्कानात पर रोक लगी है जो ये तय कर रहे थे, ये तस्वुर कर रहे थे कि इस साल जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इंतखाबात हो सकते हैं। बिहार के अंदर उलटफेर हुआ है, यानी वहां पे सरकार बदली। इससे पीछे पहले एनडीए की सरकार थी जिसमें नीतीश कुमार का जो इतिहाद था वो भारतीय जनता पार्टी के साथ था, लेकिन रातों रात ये बदल गया और अब तेजस्वी यादव के साथ, यानी आरजेडी और जो नीतीश कुमार की पार्टी है वो एक साथ आ गई है और उसमें एक पार्टी नहीं बल्कि 7 पार्टियां आ गई हैं। और इस इतिहाद को लेकर जम्मू कश्मीर की पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का ट्वीट आया है और ट्वीट में महबूबा मुफ्ती ने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को मुबारकबाद पेश की है और मुबारकबादी के बाद कहा कि यह महज हुकूमत की तश्कील ही नहीं है, बल्कि ये सेक्युलर और जमहूरी कुव्वतों की एक साथ लाने का हकीकी आगाज होना चाहिए। ये बड़ा ख्याल महबूबा मुफ्ती की जानिब से यहाँ पर पेश किया गया है इस ट्वीट के जरिए। उन्होंने कहा कि इलाकाई पार्टियां फिरका वाराना और तफरुक अंगेज अनासर से लड़ने में हमेशा अहम किरदार अदा करती रहेंगी। ये महबूबा मुफ्ती का ट्वीट जब हम इन्वर्टेड कॉमास में देखते हैं तो इसे नीतीश कुमार के उस बयान से भी जोड़ा जा सकता है जिसमें नीतीश कुमार ने मरकजी सरकार पर यह इल्ज़ाम लगाया था कि वो रीजनल पार्टीज को ख़त्म करना चाहते हैं और सिर्फ एक नेशनल सेटअप को ही, नेशनल पॉलिटिकल सेटअप को ही रखना चाहते हैं। तो उसमें महबूबा मुफ्ती की ये जो 2 लाइनें हैं, जो आखिरी 2-3 लाइनें हैं, जिसमें वो कहते हैं कि इलाकाई पार्टियां फिरका वाराना और तफरुका अंगेज अनासर से लड़ने में हमेशा अहम किरदार अदा करती रही है, ये उसके साथ इसका जोड़ है। यानी महबूबा मुफ्ती का मानना है कि जो इलाकाई पार्टियां हैं, जो रीजनल फोर्सेज हैं, उनका एक अहम रोल मुल्क की सियासत में, मुल्क के सेक्युलरिज्म को, मुल्क के सेक्युलर इतिहास को कायम व दायम रखने में उन्हीं पार्टियों का रोल है। और उन्होंने कहा कि जो तफरुक अंगेज अनासर हैं या जो फिरका वाराना ताकतें हैं, उनका अंदाजा, अगरचे उन्होंने यहाँ पर एनडीए का या बीजेपी का नाम नहीं लिया, लेकिन अंदाजा यही हो सकता है कि वो बीजेपी पे वार करना चाहती है और उनके बाद ये कहना चाहती है कि इन ताकतों से लड़ने के लिए रीजनल फोर्सेस का एक अहम किरदार है।
न सिर्फ इतना, जो पहले 2 लाइनें हैं इस ट्वीट की, जिसमें उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक इतिहाद नहीं है, इसके हुकूमत की तश्कील ना समझा जाए, इसे सिर्फ गवर्नमेंट फॉर्मेशन ना समझा जाए, बल्कि उन्होंने कहा कि यह दरअसल सेक्युलर और जमहूरी कुव्वतों को एक साथ लाने का एक हकीकी आगाज होना चाहिए। यानी यहां से भी अब स्टार्ट किया जाए तो अभी भी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया जा सकता है। यह महबूबा मुफ्ती का ट्वीट है। हालांकि नॉर्थ इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट्स हैं वहां पर जब हम देखते हैं तो अब धीरे धीरे इस तरह का जो इक्वेशन है वो बन रहा है, और इसमें भले ही खासतौर पर महाराष्ट्र के अंदर जो हाल दिनों हालात हुए उसको छोड़कर जब हम इस इलाके को देखते हैं, बिहार के इलाके को देखते हैं, तो इससे नॉर्थ इंडिया के अंदर एक बड़ी तब्दीली का आगाज कहा जा सकता है। चले, जहां एक तरफ मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टियां यानी बीजेपी मुखालिफ पार्टियां अपने आप को सेक्युलर कहती हैं और मुल्क के अंदर अब इस तरह की जो तहरीक है वो उन्होंने उठाई है, तो वहीं पर कांग्रेस भी आजकल काफ़ी एहतजाजों में लगी हुई है। कांग्रेस पूरे मुल्क के अंदर अलग अलग रियासती स्तर पर ये एहतजाजी मुजाहरे कर रहे हैं, तो वहीं पर आज डूरू अनंतनाग के अंदर भी एहतजाज हुआ और आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के कारकुनान ये एहतजाज तिरंगा लेकर, कांग्रेस के झंडे लेकर ये यात्रा कर रहे हैं। और इस यात्रा के दौरान जी मीर जो कि जम्मू कश्मीर के इंचार्ज है कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस वो जमातें हैं कि जिन्होंने न मुल्क की आज़ादी के लिए कोई कोशिश की और ना ही साथ दिया। अलबत्ता ये वो लोग उस वक्त अंग्रेज़ों से मिले हुए थे, ये अंग्रेज़ों के लिए मुखबिरी कर रहे थे। ये गुलाम अहमद मीर का कहना है कि बीजेपी वाले और आरएसएस वाले आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों के लिए मुखबिरी कर रहे थे, और फिर जब मुल्क आज़ाद हुआ और आईन बना, झंडा बना, तो जनसंघ ने 52 साल तक यानी तकरीबन साल 2000 तक अपने हेड ऑफिस पर, अपने हेडक्वार्टर पर कभी तिरंगा नहीं लहराया। ये कांग्रेस की जानब से गुलाम अहमद मीर का इल्ज़ाम है। उन्होंने कहा कि भारत को कांग्रेस ने तिरंगा दिया, लहराया, इसलिए बीजेपी सरकार को चाहिए कि वह उन लोगों को झंडा लहराने का मशवरा दे जो 52 साल तक खामोश थे। न सिर्फ इतना, बल्कि जम्मू के अंदर भी ये रैली निकाली गई, ये यात्रा निकाली गई, और इसमें रमन बला ने कहा कि ये कांग्रेस लीडरान की कुर्बानियों का नतीजा है कि मुल्क को आज़ादी मिली है और हम तिरंगा लहरा रहे हैं। मौजूदा सरकार ने न सिर्फ मुल्क को नुकसान पहुंचाया बल्कि जम्मू कश्मीर की हैसियत भी खत्म कर दी, यानी रियासत का दर्जा भी खत्म किया है। उन्होंने कहा कि हकीकी मानों में मुल्क के लोगों को के लिए जो आज़ादी का पैगाम था उसमें कांग्रेस के लोग मौजूद थे, शामिल थे, लेकिन बीजेपी वाले उस वक्त कांग्रेस के मुखालिफ थे। हालांकि उस वक्त बीजेपी नहीं थी, अलग अलग नामों से जनसंघ हो या कोई और हो, तो उनका मानना है कि उस वक्त वो अंग्रेजों के लिए काम कर रहे थे। तो इस हवाले से जम्मू और कश्मीर के अंदर जो ये अलग अलग यात्राएं आज हुई हैं उसमें कांग्रेस ने मौजूदा डिस्पेंसेशन को, मौजूदा बीजेपी सरकार को हद तनकीद बनाया और कहा कि आज हर घर तिरंगे की बात की जा रही है। आज आज़ादी के 75 साल मनाए जा रहे हैं, तो इस आज़ादी में और इस तिरंगे को कायम व दायम रखने में कांग्रेस का मरकजी किरदार है। उनके पूर्वजों ने जो उनके पीछे बुनियाद है वो आरएसएस की है, जनसंघ की है, और ये वही जमात है जिन्होंने न तो हिंदुस्तान की आज़ादी में हिस्सा लिया, वो तो जब कांग्रेस भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहा था, शहादत दे रहा था, तब भाजपा और तब के जनसंघी अंग्रेजों से मिले हुए थे, अंग्रेजों की मुखबिरी कर रहे थे। और जब देश आज़ाद हुआ, आईन बना और झंडा हुआ, हमारा तिरंगा झंडा बना, और उसके बाद जनसंघ ने 52 साल तक सन 2000 तक उन्होंने इस नेशनल फ्लैग को न इस्तेमाल किया, न इसको हाथ लगाया, न इसको रेस्पेक्ट किया। इसलिए आज जो मरकजी सरकार है उनको पता है कि हमारी बुनियाद जनसंघ से है, और आज जो वो घर घर तिरंगा लहराने की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से वो उन्हीं जनसंघियों को ये कह रहे हैं कि अब कम से कम 70 साल के बाद झंडा तो लहरा दो। बाकी जो
हम लोग हैं, हमने देश को आज़ादी दिलाई, हमने देश को आगे बढ़ाया, तरक्की की रास्ते पर लाया, आईन दिया और ये झंडा हमने दिया। और देश हमारा, आईन हमारा, झंडा हमारा तो हमेशा से इस झंडे के प्रति रिस्पेक्ट रहा है। और जिन्होंने रेस्पेक्ट नहीं किया, ये अपील उनको करनी चाहिए जिन्होंने 52 साल तक झंडे को लहराए नहीं। आज हिंदुस्तान में बुलंदियों पर जा रहा है, उसके पीछे कांग्रेस की देन है। 2014 में जहाँ पे उन नेताओं ने देश की संपत्ति बनाई थी, आज की सत्ताधारी पार्टियां वो देश की संपत्ति बेच रही हैं। गरीब आदमी का चूल्हा जलना मुश्किल हो गया, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, हमारी रियासत का दर्जा छीना गया। आज 75 साल जब हम मना रहे हैं, वो याद दिलाता है कि जमहूरियत बहाल करे, हमारी रियासत का दर्जा वापस दे, गरीब आदमी का चूल्हा जले। जिस ढंग से कांग्रेस हमेशा गरीब के साथ ही, आज उन चीजों की जरूरत यहाँ पे है। मैं समझता हूँ आज की सरकार उन गरीबों की अनदेखी यहाँ पे की जा रही है। आज 75 का आजादी का जश्न हम यहाँ में मना रहे हैं। चलिए अगली खबर में हम बात करते हैं। आम आदमी पार्टी की जानब से आज नजीब नवाब की जानब से श्रीनगर के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सीएजी रिपोर्ट के हवाले से कुछ खुलासे किए गए। और इस मौके पर उन्होंने कहा कि 10,000 करोड़ रुपए मालियत के इस्तेमाल की जो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट है, उसे अभी तक स्टेट यूटी गवर्नमेंट की जानब से फराहम नहीं की गई है। और उन्होंने एदाद शुमार देते हुए कहा कि साल 2018-19 में 5,725 करोड़ रुपए की जो नोटिफिकेशन है, यूटिलाइजेशन नोटिफिकेशन नहीं दी गई है। 2019-20 के जो माली साल के दौरान भी 1,248 करोड़ रुपए की यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट फराहम नहीं हुई है। साल 2020-21 के लिए 3,103 करोड़ रुपए के हवाले से जो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट है, उस हवाले से मरकजी सरकार को फराहम नहीं की गई है। और उन्होंने कहा कि लगभग 88% जो ये यूटिलाइजेशन हुई है, ये 4 महकमा जात के हिस्से आई हुई हैं और अभी तक इस हवाले से यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं मिली है। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट यानी जो मरकज की जानब से फंड्स आते हैं, उसको किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया है और जो मकसद पहले ड्राफ्ट में दिखाया गया था, क्या वो उसी मकसद के लिए इस्तेमाल हुए, कहाँ पर इस्तेमाल हुए। एक सर्टिफिकेशन स्टेट की जानब से या एग्जीक्यूटिव एजेंसी की जानब से दी जाती है, लेकिन उनका मानना है कि यह मरकजी सरकार को फराहम नहीं की गई है। और इन प्रोजेक्ट्स के लिए जो बाकी ईमानदार हुकूमत है, वो अब नहीं आएंगे तब तक जब तक ना यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जम्मू कश्मीर सरकार की जानब से मरकजी सरकार को दी जाएगी। ये नवाब का कहना है, आम आदमी पार्टी के लीडर है जम्मू कश्मीर के अंदर। और उन्होंने कहा कि अब बाज़ाब्ता तौर पर हुक्मनामा आया है कि उन प्रोजेक्टों पर काम रोक दिया जाए। क्या है मुकम्मल खबर, आइए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ही देखते हैं। अक्सर आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत सारी चोरियां पकड़ी जाती हैं। हमारे तहसीलदार साहब पकड़े जाते हैं चोरी करते हुए, हमारे इंजीनियर साहब पकड़े जाते हैं चोरी करते हुए। लेकिन हम यहाँ ये बात करना चाहते हैं कि जैसे गवर्नर साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जैसे चोरियां पकड़ते हैं, वैसे बहुत बड़े बड़े डाके भी हैं जिन डाकों को आपको पकड़ना पड़ेगा। लास्ट मंडे एक रिपोर्ट आई है सीएजी की, और सीएजी की रिपोर्ट ये है कि 10,000 करोड़ की यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स नहीं आई है। आपको सरल भाषा में समझाने के लिए मैं अपने कौम को ये बताना चाहता हूं कि जब भी कोई फंड्स आते हैं, वो फंड्स इस्तेमाल होने के बाद उसकी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भेजी जाती है। जब सेंट्रल से फंड आते हैं जेएंडके के लिए, वो फंड किस में इस्तेमाल होने चाहिए, उसकी स्पेसिफिकेशन उसमें लगी होती है। लेकिन अफसोस, यहां पैसा तो आता है किसी नाम पे और इस्तेमाल किसी और नाम पे हो जाता है, और हमारी जरूरतें वहीं की वहीं रह जाती हैं। मैं यह हवाला देना चाहता हूं एक सीएजी की एक रिपोर्ट है, मंडे आई है, उसमें यह बताया गया है कि 10,000 करोड़ की हमारी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स नहीं आई है। और ये यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जो हमारी नहीं आई है, ये 2018, 2019, 2020, 21 और 22 की है। 2018-19 में ऑलमोस्ट 1,400 यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स नहीं आई हमारे। और जो ये 1,000। तो नाज़रीन, ये था News@6 का आज का शुमारा। इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान मीर हिलाल हांजरी को आज का ये प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमान अल्लाह।
रहा है रक्षाबंधन का त्योहार। रंग बिरंगी सुंदर राखियों से सजे हुए हैं बाजार। प्रदेश की बहन बेटियों की सेहत समृद्धि सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड की महिलाओं के चौतरफा विकास हेतु कई योजनाओं का सफल संचालन हो रहा है। आज मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना के अंतर्गत प्रदेश में गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को THR के रूप में अनुपूरक पोषाहार दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, महालक्ष्मी योजना के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों में पंजीकृत गर्भवती महिलाओं को महालक्ष्मी किट वितरित की जा रही है। इसके अलावा जच्चा बच्चा को आर्थिक सहायता मुहैया कराने हेतु प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत 3 किश्तों में लाभार्थी महिलाओं को योजना का फायदा दिया जा रहा है और प्रदेश में लाभार्थियों का पंजीकरण कर उनके खाते में धनराशि DBT के माध्यम से ट्रांसफर किए जाने का काम पूरे जोरों पर है। प्रदेश की महिलाओं को 24 घंटे सुरक्षा और सहायता देने के लिए हेल्पलाइन नंबर 1090 और 1800